बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है। निगरान हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 17 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। इससे कबल 10 अरब रुपए के फंड जारी किए गए थे। वजारत खजाना की जानिब से जारी इलामियों में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात के निकात के हवाले से जितने भी फंड्स और माली जरूरियात दरपेश होंगी वो निगरान हुकूमत वजारत खजाना वो पूरी करेगी। 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के हवाले से, और 17 अरब 40 करोड़ जो इलामी आया है कि आज जारी कर दिए गए। इससे कबल 10 अरब तो 27 अरब 40 करोड़ रुपए मजमूई तौर पर अब इलेक्शन कमीशन को दे दिए गए हैं। एक तो ये अहम अपडेट है क्योंकि कल इस हवाले से कुछ मीडिया में खबरें भी आई थी और जो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने कहा था कि एक दो दिन में फंड जारी कर दिए जाएंगे। फिर निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात व पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी कहा था कि निगरान हुकूमत का पूरा फोकस है कि इलेक्शन अपने वक्त पर हैं और उसके लिए जो भी ज़रूरियात होंगी वो पूरी की जाएंगी, बिलखसूस जो माली ज़रूरियात हैं। इलेक्शन कमीशन ने अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र फ़ौज से मामनत भी तलब की है। ये भी एक अहम अपडेट है। फिर कल हमने अपने शो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात की थी। आज बाज़ाब्ता तौर पे अकबर एस बाबर साहब जो उनके बानी रुकन है उन्होंने इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शफाफियत के खिलाफ जो है, जो उनके मुताबिक इस पर बहुत से सवालात जन्म लिए हैं, तनाज़ात से भरपूर है, एप्लीकेशन दायर कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और उनसे प्रे किया गया, दरख्वास्त में सदा की गई है कि जब तक शफाफ अंदाज में इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होते PTI में, इनको बल्ले का निशान इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली के हवाले से फैसला भी महफूज कर लिया है। जो खबर यह है कल 12 बजे सुनाया जाएगा। फिर मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह ने आज मीडिया से गुफ्तगू की। कल उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और PMLN के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। आज मौलाना साहब ने यह बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान उनको एकोमोडेट करेगी PMLN को, और पंजाब में जो है वो PMLN इनकी जमात को एकोमोडेट करेगी। लेकिन उन्होंने जो दो सूबों में अमन अमान की सूरत हाल है, दहशतगर्दी की लपेट में है, ऐसे में जो इंतखाबी माहौल है उस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब का कहना था कि कैसे अवामी राब्ता मुहिम चलाई जा सकेगी। और उन्होंने इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से ये बात उठाए हैं कि क्या ऐसे में जब बदअमनी का शिकार हों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इन पर्टिकुलर मौलाना साहब के मुताबिक क्या इंतखाबात का इनेकाद जो है वो सही तौर पे हो पाएगा, जो अवामी राब्ता मुहिम है क्या वो चलाने का माहौल बन जाएगा। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर हमने ये भी देखा है कि जो नई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी गई है 30 नवंबर को में बिलखसूस MQM पाकिस्तान, GDA, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और PMLN को इस हवाले से बहुत से एतराज़ात हैं। इन तमाम उमूर का अहाता करेंगे। आज की नशिस्त में 3 मुमताज़ शख्सियात हमें ज्वाइन किया है। शला रज़ा साहबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है, उन्होंने हमें बज़रिया स्काइप वीडियो लिंक ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया नवाज़िश शला रज़ा साहबा। हमें शेख फ़याज़ुद्दीन साहब टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN के मरकज़ी रहनुमा है और उनके पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर हैं और साबिक़ा हुकूमत में आप वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी थे, आपका शुक्रिया। और ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब जो MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं बजरिया स्काइप वीडियो लिंक। ख्वाजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से अगर ख्वाजा इज़हार साहब से, चूँकि आज ज़रा हम चाह रहे थे कि बात हो जाए कि ये जो हतमी फहरिस्त जिसका कल हमने तस्करा भी किया था अपने प्रोग्राम में, उस हवाले से क्या एतराज़ात हैं बिलखसूस MQM पाकिस्तान को, और वो ये समझते हैं कि एक पैवंदकारी की गई है पीपल्स पार्टी के हक में, और जब हल्का बंदियों पर एतराज़ हैं तो फिर शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कैसे मुमकिन हो पाएगी। तो ख्वाजा इज़हार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा आपको किन बातों पर एतराज़ात हैं, और जो कल खालिद मकबूल सदीकी साहब की यहाँ इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में भी मुलाकातें हुई, क्या आपको जवाब मिला और आप क्या समझती है MQM की वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि इंतखाबात तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ड्यू प्रोसेस वो डेफिनेटली जो डिलिमिटेशंस हुई हैं उनके अंदर हमने जो ऑब्जेक्शंस सबमिट किए उनको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन एक्ट उसका सेक्शन 9 उसके तहत इंटरटेन नहीं किया। अच्छा, हमारा इसमें बड़ा मानना है कि हमने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को ये प्रूफ दिए कि बाकायदा एथनिक तौर पर उन आबादियों को डिवाइड किया गया, कमज़ोर किया गया और एक पॉलिटिकल आबादी, एक पॉलिटिकल वोट को स्ट्रॉन्ग किया गया, जो कि हमने 2008 से तमाम इंतखाबात के वोटर रजिस्ट्रेशन, जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स हैं,
जो डिफीटेड कैंडिडेट हैं 1 2 3 4 उन तमाम की डिटेल्स हमने दी जी। अच्छा ऐसी सूरत में हमारा ये भी मानना है कि जो सिंध के प्रोविंशियल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इलेक्शन कमीशन में जो केपी के में उन तमाम हल्काबंदियों के ऑब्जेक्शंस को इग्नोर किया जो कि मेरिटोरियस थे जिसके ऊपर कोई फैसला आना था ठीक। तो ये हमने तमाम शिकायत की कि अगर ऐसी सूरत में इंतखाबात होते हैं जबकि जुडिशरी का भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया या आया ये इंतखाबात जुडिशल निगरानी में होंगे या ब्यूरोक्रेसी की निगरानी में नहीं ख्वाजा साहब कतकलाम अगर माजद, ये ये तो बात ब्यूरो- बहुत तक वाज़ेह नहीं कि वो अब इंतजामी तौर पे मतलब एग्जेक्टिव की निगरानी में होंगे इंतखाबात। देखें अभी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसका शेड्यूल भी आना है और अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसमें क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक रिक्वेस्ट करते हैं जुडिशल प्रोसेस के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को अच्छा। तो वो फिर तमाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स को नॉमिनेट करते हैं इस पूरे प्रोसेस की निशाफ शफाफ ट्रांसपेरेंट इंतखाबात के अमल के लिए ठीक है। तो अभी तो नॉमिनेशन डेट भी नहीं आई तो अभी हम ये तो डिलिमिटेशन के ऊपर हम फंसे हुए हैं हम ये समझते हैं कि जो कराची में खासतौर पर अरबन सिंध में सक्खर में हैदराबाद में जो हल्का बंदियां हुई हैं वो उसी पुरानी हल्का बंदियों की टीम ने की हैं जिसके ऊपर कोई एतराज एंटरटेन नहीं हुआ और उसका फायदा बिलवास्ता बराए रास्त पीपल्स पार्टी को होगा। ओके, चलिए मैं दोबारा लौट के आपके पास आऊंगा। शैला रजा साहिबा, पीपल्स पार्टी तो आपका हर आप समेत तमाम रहनुमा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात की। ख्वाजा एजाज साहब ने जो नुकात उठाई हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा पीपल्स पार्टी साल से क्या राय रखती है। वो कह रहे हैं कि ये तो पुरानी टीम ने हल्का बंदियाँ जो हैं नई हल्का बंदियाँ की हैं और ऑब्वियसली बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पे आपको फेवर किया जा रहा है, तो फिर क्या अपने घर में भी आप वही लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा लगाएंगे जो आप बाकी पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं? देखिए, हम तो अपने घर में भी लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा लगा रहे हैं क्योंकि हमारा तो पूरा घर पाकिस्तान है ना। आप देखिए कि पूरे सूबों में किसी जगह आपको पीपल्स पार्टी का अगर गवर्नर नजर आ जाए तो बताइए। सिंध में सबसे ज्यादा ड्यूरिंग द केयर टेकर ट्रांसफर्स हुए हैं, इतने पंजाब में हुए हो तो बता दें। सिंध के अगर कोई ऐसे ब्यूरोक्रेट जो कि हमारी हुकूमत के करीब तरीन समझे जाते हो वो इस वक्त किसी मिनिस्ट्री पे फाइज हो तो बता दें। दूसरी बात यह है कि देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये राइट है कि वो हल्का बंदियों पे और किसी भी चीज़ पे अगर उसको कोई वो ये समझते हैं कि ये सही नहीं हुआ वो उस पर ऑब्जेक्शन करें। और हमें भी बहुत ऑब्जेक्शंस होते थे जो आज तक सही नहीं हुए, जैसे लियारी बना बनाया हल्का था एक, लेकिन उसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया था। ईस्ट के और सेंट्रल के बड़े टेलर मेड से हल्के थे, एक हल्का हुआ करता था 239, अब तो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। जहाँ से कादर पटेल जो हैं वो जीते हैं वो भी अब बदल चुका है। वो हल्का जो हम शिकायत करते थे कि हर वो हल्का जहाँ से पीपल्स पार्टी को ज़रा भी चांस हो सकता था वो ख़राब किया गया था और ये एक आर्च की शक्ल का बड़ा सा हल्का था जो जिगजैग हो रहा था। ठीक। तो अब ये मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन जितना इस वक्त बाइख्तियार है ये उनकी तरफ से हल्का बंदी है और ये जहाँ चाहें उसको देखें, सिंध में चाहे इस्लामाबाद जाकर। लेकिन पीपल्स पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एतराज़ात देखें तो सुराब गुड टाउन में वो भी खड़े हुए हैं कि इसको किस तरह से काटा है। तो ये होते हैं एतराज़ात, लेकिन मैं इस पे कोई नेगेटिव बात नहीं करूँगी किसी के लिए। ओके, शेख फयाज साहब, सर आप क्या इस हवाले से कहेंगे? पीएमएलएन ने भी कहा है, पीएमएलएन ने भी डिमांड की है कि उन्हें सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मिलनी चाहिए। आपने सुना शैला रजा साहबा का मौक़िफ़, राजा अशरफ साहब जो स्पीकर हैं, अभी भी ज़रबत स्पीकर हैं, आप उस हाउस के मेंबर भी रहे हैं जब वो उन्हें बिला मुकाबला वो जीते थे और तमाम पार्टीज़ ने उसको सपोर्ट किया था। क्या कहेंगे सर, जरदारी साहब पंजाब में मौजूद हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड और बिलखसूस बैनुल सत्तूर जो पीपल्स पार्टी कहती है कि आपको आउटसाइड सपोर्ट किया जा रहा है पीएमएलएन को, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो नई हल्का बंदियां हुई हैं और उस पर इतराज़ात हैं, उसका तो अपना एक तरीक़ाकार है, मुरवजा फोरम्स मौजूद हैं, लेकिन कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर किया जाए, क्योंकि ये तो एक तरह से एक नया इंतखाबी नारा सा बनता हमें दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
भाई जहां तक हल्का बदियों का ताल्लुक है, सिर्फ उनको नहीं, पंजाब में भी इवन मुस्लिम लीग को बहुत इतराजात हैं। अच्छा। मेरा जाती हल्का जो है वो डिस्टर्ब कर दिया गया है, जबकि आबादी में इजाफा नहीं हुआ, सीटों में कोई फर्क नहीं आया, तो सबका हल्का क्यों नहीं बाहर रखा गया? लेकिन ये ऐसी बात है कि इसको हमें बहाना बनाकर कुछ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसपे इलेक्शन पे हर्फ आए। मैं तो ये कहूंगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हल्का बदल गया तो क्या हो गया, लोगों से वोट ही मांगने हैं ना, जाके अपना मंशूर बताना है, अपनी खिदमत बतानी है, और लोगों को अगर तसल्ली होगी तो हमें वोट देगी। कैला बीबी ने जो बात की है वो बहुत अच्छी बात की है कि हमें इस मसले को उछाल कर इलेक्शन को मुतराजा नहीं करना चाहिए। जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है, तो जरदारी साहब पंजाब में कहते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही, पंजाब का चीफ मिनिस्टर उसके बारे में वो खुद कहते थे कि हमारा अपना बच्चा है, तो फिर शोर तो फिर हम मचाएं, वो तो न मचाएं कि जरदारी साहब के बच्चे को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। तो हम तो इस बात पे बोलते, हम तो ये कहते हैं कि हमने लोगों के पास जाना है, लोगों को अपना मंशूर बताना है, अपनी खिदमत उनको गिनवानी है, और फिर उनसे वोट की इस्तदा करनी है। नहीं, आपने कहा खिदमत गिनवानी है। अब तो बिलावल साहब यौम तासीस पे पीपल्स पार्टी के मौके पे कह रहे थे कि अब तो आप लोग आप पाकिस्तान महंगाई लीग के तौर पे जानते हैं, तो आप क्या खिदमत बताएंगे लोगों को? जी मैं अर्ज करता हूँ, जी 16 माह की जो हुकूमत हमने की है, हमारी सबसे बड़ी जो जद्दोजहद थी वो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, और इस हुकूमत का वो अहम तरीन हिस्सा थे, अहम तरीन वजारतें। लेकिन मायूस है ना आजकल तो वो आप लोगों से। मायूस होना और बात है, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद वो हमसे खुश हो जाएंगे, जब नए इत्तेहाद बनेंगे, नए अलायंसेस बनेंगे, तो आप देखेंगे सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त उन्होंने पंजाब में जो इलेक्शन लड़ना है वो मुस्लिम लीग नून से लड़ना है। अगर वो हमारी तारीफें शुरू कर दें या हमारी खिदमत को सराहें, तो वो वोट कैसे मांगेंगे? नहीं सर, एक आपकी बात सही है कि आपके इख्तलाफ उनका रहेगा, लेकिन वो तो कह रहे हैं आप लोगों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज वो फेल हो गई ना, तो एक तो होती है नुक्ताचीनी करना, एक होना है कि वो डिलीवर ही नहीं कर सकेंगे। मैं अर्ज करता हूँ जी, जो इकोनॉमिक्स है उसका अहम तरीन हिस्सा वजारत तिजारत होती है, जो मुल्क की तिजारत को कंट्रोल करती है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करती है, वो इनके पास थी, वो उसके वजीर थे उसके, तो वो उसी, अगर वो अच्छे थे तो इनका उसमें बराबर का हिस्सा है, और खुदा खासा कुछ कोताहियां थी तो वो उनमें बराबर का हिस्सा है। और कोई भी फैसला कैबिनेट की मर्जी के बगैर वजीर आजम नहीं ले सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और कैबिनेट में अक्सरियत मिनिस्टरों की इनकी अहम तरीन वजारतें लेके बैठी होती थी, तो इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं इतराज किया इन बातों पे? तो अब क्या, अब बाद में शोर मचाना और इतराजात करना वो इलेक्शन का हथकंडा जरूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड। वैसे बसत एहतराम फिर मैं ख्वाजा इज़हार साहब को जाऊंगा, शेख फयाज साहब, लेकिन वो तो दानियाल अजीज साहब भी शिकवा कर रहे हैं कि आप लोगों ने महंगाई को सही तौर पे काबू नहीं किया, तो जहां पीपल्स पार्टी कह रही है आवाजें तो पीएमएलएन के अंदर से भी उठ रही है ना। दानियाल अजीज भी आप लोगों की ज़रबत एमएनए रहे हैं, और उनकी साबका असेंबली में उनकी वाइफ भी एमएनए थी पीएमएलएन के टिकट पे। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी वाइफ ने कभी असेंबली में कभी भी शोर नहीं बचाया, ना कभी दानियाल साहब ने पार्टी के अंदर ये बात की है। महंगाई यकीनन हुई है, जो मुआहदा IMF से इमरान खान साहब करके साइन करके चले गए थे, तो अमल दरामद अगर ना करते तो IMF हमें अपनी किस्त न देता, दुनिया हमें पैसे न देती, हम डिफॉल्ट हो जाते। हमारा जो सबसे अहम जो टारगेट था वो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, और अल्लाह के फजल से हमने बचाया। अब आप देखें आज स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई है, डॉलर भी एक जगह पे रुक गया है, तो 20-25 पैसे नीचे आ जाता है। ठीक है शेख साहब, मैं आपसे ना जनूबी पंजाब का जरूर जानूंगा, मेरे साथ रहेगा। मैं ख्वाजा साहब से बात करके शरद साहब फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि जनूबी पंजाब भी बहुत अप फॉर ग्रैब्स, और आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। ख्वाजा साहब, वो शैला रजा साहबा कह रही हैं कि इस तरह तो पीपल्स पार्टी के लिए भी नई हल्का बंदियां हुई हैं, या पहले हुई थी तो वो इतना कोई एडवांटेज नहीं मिला था, उससे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा हमारा तो कोई ऐसा जैसे कहते हैं ब्लू वाइट ब्यूरोक्रेसी में नहीं है जो हमारे फेवर करेगा सिंध के अंदर। तो फिर MQM जो इतराजात उठा रही हैं, एक तो इस हवाले से बताएगा कि वो कह रहे हैं वो तो सारे इम्पार्शल लोग हैं और हमें भी इसके फायदे और नुकसानात होते हैं, तो फिर ये वाविला क्यों खड़ा किया जा रहा है? देखिए जी, मैं एक बात बताऊं, मैं अफसरान के नाम अगर यहाँ लेना शुरू करूं तो जाहिर है बड़ी परेशानी की बात हो जाएगी, और किसी अफसर के ऊपर मीडिया में मेरा ख्याल है मुझे इस तरह नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन तमाम इस वक्त जितने भी ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा हुआ था। और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब का भी इलेक्शन कमीशन से झगड़ा हुआ कि वो कुछ लोगों को रिकमेंडेशन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट वो ट्रांसफर पोस्टिंग करवाना चाहते थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया। लेकिन उमूमन
तमाम अफसरान वही हैं। अच्छा भाई, अफसरान पीपल्स पार्टी के हैं या नहीं है? मैं तो पूरे पाकिस्तान में ये बात कर रहा हूं कि जो आपका सिविल सर्वेंट कॉन्सेप्ट है जी। उसकी धज्जियां तो उड़ चुकी हैं। अब आपका सिविल सर्वेंट जो है ना वो सिविल स्लेव हुआ हुआ है। वो चाहे किसी भी हुकूमत में हो, वो हुकूमत की गुलामी कर रहा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 70% अफसरान जो है वो अब सिर्फ अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हुकूमत की हुक्म बजा ला रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जब अदलिया ना हो तो ब्यूरोक्रेसी चाहे किसी की भी हो, वो उसके अंदर कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी साफ शफाफ इंतखाबात हुए? आपने तो अदलिया की निगरानी में भी जैरी मैंडरिंग का, धांधली का इल्जाम लगाया है। तो ऐसे में अगर ये सिविल ब्यूरोक्रेसी इंतखाबात कराती है, जो तो आती ही पॉलिटिकल फेवरेटिज्म पर है। और एक बात मैं और बता दूं, ये जो डिलिमिटेशन है इसके नंबर ऑफ फैक्ट्स फिगर देखें, 90% ऑब्जेक्शन जो पीपल्स पार्टी ने किए इलेक्शन कमीशन में वो एंटरटेन हो गए। 90% एंटरटेन हो गए और हमारे 90% रिजेक्ट हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा, जमीयत उलमा इस्लाम की भी यही बात है, पीएमएलएन की भी मुत्तफिका तौर पे यही बात है, जीडीए की भी यही बात है। सिवाय जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को सिंध की किसी हल्काबंदियों पे किसी को इन दो जमातों पर एतराज नहीं है, बाकी तमाम जमातों पर एतराज है। तो मेरी फिर ये मुकद्दमाना रिक्वेस्ट होगी अदलिया से भी और इलेक्शन कमीशन से भी कि साफ शफाफ देखिए, इलेक्शन करवाना क्या मसला है, करवा लें इलेक्शन। अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे हंगामा हुआ है पीटीआई के, इसी तरह के इलेक्शन अगर आपने लोकल गवर्नमेंट में भी आपने सिंध में देखे 400-600 वोट देके पुलिस गर्दी में इलेक्शन हुए हैं, जबकि हमने बड़ी जमातों बाइकआउट किया। इलेक्शन करवा लें, लेकिन अगर इलेक्शन साफ नहीं है, शफाफ नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, आइन के तहत नहीं है, तो फिर ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा हो? तो सर अब आपके लिए क्या फिर ऑप्शंस क्या हैं? अगर आप ज़ाहिर बात है, ये तो आपने डिमांड की है, ज़ाहिर बात है जुडिशरी कोई फोरम्स ही मौजूद हैं जहां अपनी ये आप गुजारिशात रख सकते हैं? इलेक्शन कमीशन में तो आपने रखा है, लेकिन क्या आप हायर जुडिशरी में जाएंगे जो डिलिमिटेशंस पे आपको इतराजात हैं? देखिए, हमने बिल्कुल, हमारी लीगल टीम है, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम वो तमाम फोरम एग्जॉस्ट करेंगे। हमारी एक पिटीशन तैयार हो रही है और उस पिटीशन में हम तमाम एविडेंस देके सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बोझ गुजार करेंगे कि इन डिलिमिटेशंस के अंदर फ्लॉज हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए और उसे अंडू किया जाए। दूसरा ख्वाजा साहब, आप लोगों का इकट्ठ बन रहा है शेख फयाज साहब की पीएमएलएन, एमक्यूएम पाकिस्तान, हम देख रहे हैं जीडीए, तो आप लोग तो ये कह रहे हैं कि अब आप लोगों के इकट्ठे आने से आप लोग जो आइंदा इंतखाबात है उसमें सिंध में भी जो सूबाई हुकूमत है वो आप लोगों की पार्टी की नुमाइंदा हुकूमत होगी। तो ऐसे में जब डिलिमिटेशंस पे आपको इतने संगीन इतराजात हैं, तो आप समझते हैं कि आप लोग इस पोजीशन में होंगे कि अपसेट कर सके? अपसेट से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 15 साल से शैला रज़ा साहिबा की जमात सूबाई हुकूमत तश्कील दे रही है विद द बिगर मेजॉरिटी इन एवरी इलेक्शन सिंध में। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि पैसा, इख्तियार, पुलिस पावर 15 साल से ये इतनी सलाहियत कर चुकी है कि जैरी मैंडरिंग और धांधली बहुत आसान है हमारी साबका हुक्मरान जमात के लिए। लेकिन ये भी आपके सामने है कि कराची में जो अभी हमने एक्टिविटीज शुरू की हैं, तो वाहिद एमक्यूएम है जिसके 2 जनवरी का इजलास और 6 अवामी जलसे हो चुके हैं और किसी जमात ने तो अपनी कैंपेन स्टार्ट भी नहीं की। 5 उम्मीदवारों को हम टिकट अलॉट कर चुके हैं और इंशाल्लाह जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि लीगल फोरम भी एग्जॉस्ट करेंगे और जो पब्लिक फोरम है उसे मोबिलाइज करेंगे और वोटर टर्नआउट रेशियो इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा होगा और एमक्यूएम सिंध की बड़ी जमात बन के उभरेगी। ओके, शैला साहबा क्या कहेंगे? आपका ताल्लुक भी शहर कैद कराची से, आपने ख्वाजा एजाज साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि जाहिर बात है आप लोग इक़्तिदार में, और इक़्तिदार में जब 15 साल से हो एक जमात तो उनके बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनकी नरम गोशा रखते हैं, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहे। क्या पीपल्स पार्टी वोट की ताकत से इलेक्शन जीतेगी या कोई आपको भी आउटसाइड सपोर्ट या जो है कोई आशीर्वाद हासिल होगी तो आप लोग दोबारा चौथी मरतबा सिंध में सूबाई हुकूमत बना लेंगे? अच्छा देखिए, मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी तमाम बातों के जवाबात दे दूं। पहले कहा गया कि राजा परवेज अशरफ, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि स्पीकर जो है वो वही रहता है। जी बिल्कुल। और एज स्पीकर वो अपने इख्तियारात, उनकी गाड़ी, उनका प्रोटोकॉल नहीं इस्तेमाल कर सकता, अदरवाइज वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। तो प्लीज ये वाला इतराज वापस ले लें। दूसरी आपने बात की मोहसिन नकवी साहब की, उसकी तो अभी भी जरदारी साहब ने तारीफ की
क्या पंजाब में जो सूबाई हुकूमत थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंजॉय कर रही थी या कोई और पार्टी थी? ऑब्वियसली नून लीग, क्योंकि उनके पास सीटें थी ना। ठीक है, तो जी। रही बात कराची की, तो यहाँ पर जो है जो भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था उससे मशावरत रही नहीं रही, ये एक अब अलग बात हो गई। देखिए, असल बात जो है वो ये है कि बड़ी बात पंजाब के लोग, नून लीग के लोग करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे ये है। आप तो इतने अरसे वजीर आजम 3 दफा रहे, सिंध में आपका क्या स्टेक है? हम तो इतने बुरे हालात में कि हमारे एक एक बंदे पे 150-150 मुकदमात होते थे, पंजाब में जिंदा रहे, जबकि इंजीनियर्ड इलेक्शन हुए, आरओ इलेक्शंस हुए। तो अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो अवामी इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अब सिंध की जब मैं बात करूंगी तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे यहाँ जो है वो जलसे हो रहे हैं बड़े बड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी कैंपेन चल रही है। आप लोगों ने अपनी इलेक्शन मुहिम कराची और सिंध में शुरू कर दी है? जी बिल्कुल, पूरे सिंध में, कराची अच्छा। समेत पूरे सिंध में शुरू हो चुकी है। इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इतने बड़े जलसे हो रहे हैं, दूसरी जगह भी हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कुछ हमारे कराची के हल्कों के आप जब सुनेंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो आप हैरान रह जाएंगे कि सोराब गोट टाउन के और सफूरा गोट टाउन के और मुख्तलिफ जगह पे 35 कैंडिडेट से ज्यादा हैं। तो ये होता है हर पार्टी में। अच्छी बात है कि MQM जो है वो कैंपेन कर रही है और अब उन्हें एहसास हुआ है कि पीपल्स पार्टी खौफजदा है कि MQM पाकिस्तान, PMLN, GDA, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान एक सफ़े पर आ गए हैं। ये कंसर्न है आप लोगों के लिए? देखिए, इज़हारुल हसन बैठे हुए कराची और हैदराबाद के अलावा, शहरी इलाकों के अलावा देही सिंध में GDA में तमाम पार्टीज होती हैं, MQM, JUI, जमात इस्लामी, PMLN, सब, और फंक्शनल उनको लीड करती है। फिर इसके अलावा ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, देही सिंध में लड़ते हैं। अब हम बेमानियां कर रहे होते तो जाम मेहताब डाहर हमारे सेनेटर हैं, वहां से PTI जीती। इसके अलावा असलम अबड़ो PTI से जीते। लेकिन जब PTI ने सिंध के जो हमारे आइलैंड थे उनके ऊपर गलत तरीके से स्टांस लिया, वो वापस हमारे पास आ गए, वो हमारे पास शामिल हो गए दोनों। तो ऐसा नहीं है, देही सिंध में तो फिर बहुत कुछ हो सकता था। चेयरमैन बिलावल की जो सीट है लाड़काना पे, उस पे कांटे का मुकाबला होता है। अगर हमने बेमानियां करनी होती तो लियारी में चेयरमैन को ना इस तरह हारते, ना 5 दिन उनका रिजल्ट रोका जाता। तो ये सारी बातें, और हम तो ठप्पा माफिया है नहीं, और ना हम मरे हुए लोगों के भी वोट डाल देते हैं। आवाम से तो ठप्पा माफिया कौन है? बस छोड़ दें, मैंने कह दिया काफी। कह दिया आप काफी, लेकिन छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फा शामिल करते हैं। लौट के आते हैं शेख फयाज साहब से, जनूबी पंजाब के हवाले से जानेंगे, और ख्वाजा इज़हार साहब और शैला रज़ा साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, हमारे साथ रही, दोबारा लौट के आते हैं। आसमां पांव पड़ा है कि कयामत जालिम, यूं तो चलता हुआ फितना रफ्तार न था, और दिल का सौदा और इस गम्माज से और ऐसी जगह दाग वो अंजुमने नाज थी, बाजार न था। मुहावरे का इस्तेमाल है और क्राफ्ट है, वो दाग ने लिया ही ज़ौक़ से, लेकिन उसके अलावा भी दाग के पास अपना बहुत कुछ है, जिसमें कि एक ख़ास किस्म की कैफियत है। तो ये कैफ और एहसास, इन दोनों की मजमुआ दाग है। अल्लाह तेरी शान के कुर्बान जाए, अब वो ये कह रहे मेरी मान जाए।
एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। शेख फयाज साहब, शैला रज़ा साहबा और ख्वाजा इज़हार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शेख फयाज साहब सर आपसे जानना चाहूँगा, जनूबी पंजाब में 2018 में हमने देखा PMLN आप तो वहाँ से मुंतखब होकर आए, लेकिन इतनी सीटें हासिल नहीं की जितनी आपने 2013 के इलेक्शंस में हासिल की थी। और जनूबी पंजाब महाज भी एक इकट्ठ बना था, फिर उन्होंने PTI में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। इस मरतबा क्या चांसेस हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ज़ाहिर बात है उनकी लीडरशिप जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन ऑब्वियसली जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक है। फिर पीपल्स पार्टी की बड़ी काविश है कि जनूबी पंजाब से जो बड़ी शख्सियात हैं वो साथ शामिल की जाएं। PMLN की क्या चांसेस है इस दफा जनूबी पंजाब से, क्योंकि आप लोगों के राना सनाउल्लाह साहब जो सूबाई वजीर सदर हैं वो 120 से 125 सीटों का दावा कर रहे हैं पंजाब की 141 सीटों में से। अनवार भाई, जहां तक साउथ पंजाब का ताल्लुक है, आपकी बात दुरुस्त है कि 2013 में यहाँ पे 43 सीट थी और उसमें से 35 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जीती थी। लेकिन 18 में सीटें बढ़ गई, 46 हो गई पंजाब की, लेकिन हमारी सीटें कम होकर 35 से सिर्फ 11 पे आ गई। उसकी जो वजूहात है आपको भी पता है कि इलेक्टेबल्स पे दबाव डाला गया, उन्हें जहाजों में भर के सुनामी के जो मरकज है वहां पहुंचाया गया, और नतीजा ये है कि जब 3.5 साल पूरे हुए तो वो तमाम लोग जो एक उम्मीद लेकर PTI की तरफ गए थे वो सारे अपने अपने घरों को वापस आ गए। अच्छा, तो मेरी ये फोरकास्ट है और मेरा अंदाजा है, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि 46 सीट में से कम 35 सीटें हम इस दफा साउथ पंजाब से मुस्लिम लीग को मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप समझते हैं कि आपको अच्छी सीटें मिलेंगी, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि बल्ले के निशान से तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, उनके आप चेयरमैन तो साबिक चेयरमैन हो गए, उनका एक वोट बैंक है, क्योंकि मखदूम अहमद महमूद साहब जो पीपल्स पार्टी के बड़े मरकजी रहनुमा साबिक गवर्नर भी हैं, उनका एक आया था बयान मीडिया में कि अभी भी PTI का वोट बैंक बहुत ज्यादा, अगरचे वो पीपल्स पार्टी में, तो आप समझते हैं कि नहीं वो डेंट नहीं करेगा? जहां तक मखदूम साहब का ताल्लुक है, बड़ी मोहतरम शख्सियत है, मैं उनकी किसी बात पे तकरार नहीं करना चाहता, लेकिन आपको इलेक्शन बता देगा कि PTI को कितनी सीटें मिलती है। साउथ पंजाब में PTI के खिलाफ एक किस्म की रेजिस्टेंस पाई जाती है, क्योंकि उन्होंने 18 के इंतखाबात में, आपको याद होगा कि तहरीरी मुआहदा किया था साउथ पंजाब सूबे वालों से कि हम 100 दिन में ये सूबा बना देंगे। सूबा बनाना तो दूर की बात, असेंबली में कभी उन्होंने इसके मुतालिक बात भी नहीं की। ये वो नंगा धोखा था जो साउथ के लोगों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। उनके वोट ले लिए इस वादे पर कि वो उनको उनके हकूक सूबे की सूरत में देंगे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया, और इसलिए आपको देखिएगा कि आने वाले इंतखाबात में साउथ के लोग उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी के क्या चांसेस हैं आपके जो मध्य मुकाबिल हैं? मैं अर्ज करता हूँ, साउथ में पीपल्स पार्टी यकीनन सीटें लेती है। 2013 में पूरे पंजाब में से सिर्फ 2 सीटें थी और वो भी साउथ में से मिली थी, वो भी मखदूम अहमद महमूद साहब की जाती असर रसूख की वजह से सीटें मिली थी। 18 में इनको 6 सीटें मिली थी, और मैं समझता हूं कि ये 2-4 सीटें और बढ़ा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और उनका हक है कि अगर वो अवाम उनको वोट देते हैं तो उनको सीटें मिलनी चाहिए। असल बात यह है कि जिस पर सब पार्टियों को इत्तेफाक होना चाहिए कि हमें मिलजुल कर इलेक्शन को बनाना चाहिए और तशद्दुद से पाक एक इलेक्शन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ताकि लोगों को फ्री विल का इजहार का मौका मिले, और जिसको अवाम वोट दे वो आके अपनी हुकूमत बनाए और मुल्क को तरक्की के धारे में एक दफा फिर आगे की तरफ ले। अच्छा, मैं आप तीनों सियासतदानों से ये भी जानना चाहूंगा, मौलाना फजल रहमान साहब ने, क्योंकि उन्होंने आपसे भी उनकी सीट एडजस्टमेंट के मामला चल रहे हैं, स्टार्टिंग विद यू शेख फयाज साहब, फिर ख्वाजा इज़हार साहब और शैला रज़ा भी जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा 2 सूबों में बदअमनी है, ज़ाहिर बात है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का हवाला दे रहे हैं। आज भी पेशावर में बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ वर्सक रोड पर, और कार बम धमाका हुआ जिससे 3 बच्चे जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा शेख फयाज साहब, आप क्या समझते हैं मौलाना साहब का जो ये कंटेंशन के ऐसे माहौल में इलेक्शनियरिंग पे बड़े असरात मुरतब होंगे, आपकी क्या राय इस हवाले से? इस बात में कोई शक नहीं कि इन 2 सूबों में जो अमन की सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। रोज हम कोई ना कोई धमाका देखते हैं जहां पे हमारे शहरी भी शहीद होते हैं, और साथ साथ हमारे जो फोर्सेस हैं उनके जवान भी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को बहाना बनाकर इलेक्शन को आगे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। आपको याद होगा कि जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तब उसमें क्या हालात थे, लेकिन सिविल हुकूमत ने उस वक्त के इदारों के साथ मिलकर रद्दुल फसाद और तमाम जो हमारे थे वो किए, और अमन अमान की सूरत को बहाल किया, और तशद्दुद के जो वाकयात थे उसको तकरीबन खत्म कर दिया।
मुझे उम्मीद है कि जैसे ही सिविल हुकूमत आएगी इंशाल्लाह ये मामला भी हैंडल कर दिया जाएगा। सर मेरे साथ रहेगा ख्वाजा इजहार साहब। सर आपकी क्या इस हवाले से राय है? जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ अपने कंसर्न्स का इजहार किया, अगरचे अब तो 8 फरवरी की डेट आई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी एक जो है वो फैसला है, फिर सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के मुतफिका मुशावरत से ये डेट आई है। देखिए, अब जाहिर है अमन अमान की जिम्मेदारी इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं और जाहिर है मुल्क के तमाम जो इदारे हैं वो इस सेंसिटिव अलर्ट्स को महसूस कर सकते हैं। हमें तो ये देखना है कि हमने तो बड़े मुश्किल हालात में पोलियो ड्राइव भी की है, पोलियो वर्कर भी मारे गए हैं जी, शहीद हुए हैं, और उसके बावजूद भी हमने ये ड्राइव चलाई और पाकिस्तान के लिए हमारे वर्कर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने बड़ा काम किया। लेकिन इलेक्शन एक ऐसा मसला है जिसमें जगह जगह आपको पब्लिक इज्तिमा करने होते हैं, पोलिंग स्टेशंस पे लाइन लगती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज छोटी बड़ी तमाम अपने जो है ना वो इज्तिमा करते हैं जी। खुदा न खास्ता अगर ऐसे कोई हालात हैं जिसमें शायद ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अनकंट्रोल, लेकिन इसके ऊपर मजीद सख्ती होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को गिरफ्त में लेने के लिए फौज से मदद लें, पैरामिलिट्री फोर्सेस से मदद लें, और अगर अमन अमान की सूरत हाल यकीनन हमारी बासलाहियत अफवाज उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं हमारे इदारे, तो बिल्कुल कराए जाएं। लेकिन अगर इसका दूसरा फैक्टर देखेंगे, मौलाना साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि वो 3 धमाकों से गुजर चुके हैं और सैकड़ों लोग जो है ना जामे शहादत नोश कर चुके हैं। अगर आप उनकी फुटिंग्स पे जाकर देखें तो उनका शिकवा ह्यूमैनिटेरियन है और किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि वो हीट मैं फील नहीं कर रहा, वो हीट पीपल्स पार्टी फील नहीं कर रही है, लेकिन यही हीट हमने 2013 में फील की है जब तहरीक तालिबान ने सिवाय पीटीआई के सबको थ्रेट्स दिए थे और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जलसे नहीं कर पा रही थी। तो ये हालात तो पूरे मुल्क में रहे। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब की बात को हमें कंसेंसस से सोचना चाहिए और इसमें ज्यादातर किरदार इलेक्शन कमीशन और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का। ठीक है, मैं शाले साहब से जवाब लूंगा, लेकिन ख्वाजा साहब मैं जो आपने एमक्यूएम चूंकि आईनी तरमीम की भी बात करती है उसका भी जरूर हमें बताइएगा कि आप लोगों का फोकस क्या है, क्योंकि 18वीं तरमीम के हवाले से भी बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अगरचे पीएमएलएन ने भी क्लियर किया है पीपल्स पार्टी का, लेकिन मानना और कहना यह है कि एक ड्राइव है, एक सोच पाई जाती है कि इसको रिवर्ट किया जाए, लेकिन एमक्यूएम भी आइन में तरमीम की बात कर रही है। और आपका जो शेख फयाज साहब की जमात पीएमएलएन के साथ जब मामला तय पा रहे थे तो आप लोगों ने कोई मुजवजा आइनी मुसविदा भी उनके साथ शेयर किया है। शैला साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर बात है दहशतगर्दी का निशाना रही, आपकी टॉप लीडरशिप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था, इस हवाले से आपकी क्या राय है इलेक्शंस के इनेकाद और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब शहीद किया गया तो पीएमएलएन ने भी कहा था कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन हमने उन्हें भी मनाया था और हम इलेक्शन में गए थे। इलेक्शन कमीशन का फैसला कि उसने लेट किया कि एक इंटरनेशनल का इस तरह बहीमाना एसेसिनेशन हुई थी। बाकी हम ये समझते हैं कि उसके बाद भी 2013 में तो हमने बिल्कुल भी कोई कैंपेन नहीं की थी, क्योंकि हमें बॉम्ब से उड़ाने की बात की गई थी कि ना जैसे होंगे। तो फिर 2018 तो सभी के लिए ऐसा था, अमल किया था कि एक वजीर आजम को हटाओ, दूसरों को मुकदमे में फंसाओ, आरटीएस बैठाओ और पोलिंग एजेंट्स निकालो, ये सब। तो लेकिन फिर भी इलेक्शन होने चाहिए और ये जो नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है इस पे अमल हम शहरी तो यही कर सकते हैं कि अपने अतराफ पे नजर रखें, अपने लोगों को जो है अवेयरनेस, लेकिन ये करना तो फुर्सत नहीं होता है। आपका अहम नुक्ता है। वैसे जो हमने इब्तदाई में भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज से मामलत जो है वो तलब कर ली है, जो ख्वाजा इजहार साहब भी कह रहे थे या आप भी कह रही थी। मैं चाहूँगा ख्वाजा इजहार साहब, सर आइनी तरमीम की बात की जा रही है आपकी जानिब से, कुछ आप बताएंगे किन खतूत पे आप चाहते हैं कि आइन में तरमीम की जाए और वो क्यों कर इस वक्त ज़रूरी है? मुख्तसर गुजारिश ये कि आइनी तरमीम जो 18वीं तरमीम थी उसमें हमने कहा था कि मजबूत सूबे मजबूत इफाक की अलामत होंगे और पाकिस्तान को खुद मुख्तारी की तरफ एक सफर करना होगा। लेकिन ये सूबाई खुद मुख्तारी सूबाई जागीरदारी से तशबीह नहीं दी गई थी और हुआ ये कि तमाम वसाइल जो है 18वीं तरमीम में तसव्वुर ये था कि वो नीचे यूनियन काउंसिल लेवल तक जाएंगे। लेकिन आज ये हुआ कि तमाम के तमाम वसाइल जो है वो
पाकिस्तान के 5 अफराद के पास जाके पार्क हो गए, जिसमें 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं और 1 प्राइम मिनिस्टर है। इवन पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, पीटीआई भी हो, चारों सूबों में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था वो आज भी ब्यूरोक्रेसी के और चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के बगैर उस पर इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आखिरकार ये सूबे अपनी इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी 140A का डिसीजन आ चुका है, पावर को डेलीगेट करना है। और कानून में डेलीगेट का मतलब है इरिवर्सिबल, यानी एक बार आपने पावर दे दी तो उसे वापस नहीं होना है। लेकिन हर सूबा अपनी अपनी अलग इंटरप्रिटेशन कर रहा है। तो हमने 140A को मजीद डिफाइन किया है, जिस तरह के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिस तरह के लंदन में है, जिस तरह टर्की में है, कि भाई ये सूबाई हुकूमतें भी ज्यादा कंफ्यूज ना हो। और ये जो एक डिक्टेटोरियल बादशाही पॉलिसी है कि जनाब चीफ मिनिस्टर के हाउस पे जाके सजदे करेंगे तो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को 2 लाख से ऊपर मिलेगा, वरना वो 2 लाख में नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, यही सोचता रहेगा। ठीक है, आम नुकता उठाए। शैला साहब आपसे मैं जवाब लेता हूं, मैं चाहूंगा शेख फयाज साहब को इस पे नुकता नजर लूं। शेख फयाज साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके साथ ये बात शेयर की गई है, पीएमएलएन एग्री करती है जो एमक्यूएम की सोच है, और उन्होंने आर्टिकल 140A की कहा कि इसकी जो तशरीह है उस हवाले से उन्होंने बात की और इस पे तरमीम की बात कर रहे हैं। और बात में तो वजन है कि जब हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो वफाक से सूबों की तरफ, लेकिन सूबों से फिर आगे जो है वो मुकामी हुकूमतों, लोकल गवर्नमेंट्स, उसकी तरफ भी डिवॉल्व होने चाहिए, ना कि वो सिर्फ जैसे उनके मुताबिक 5 लोगों के पास रहे वसाइल। बात यह है कि जहां तक एमक्यूएम के ये तरमीम की बात है, ये 100% हमारी पार्टी न सिर्फ इससे मुत्तफिक है बल्कि हम इंशाअल्लाह इसे असेंबली से मंजूर कराएंगे। अच्छा। जहां तक जमहूरियत का ताल्लुक है ना, ये 3rd टियर होती है लोकल बॉडी जी। यहीं से जमहूरी इदारे पनपते हैं और यहीं से नई क़यादत उभर के आगे आती है। उन्हें अवाम से राब्ता भी रहता है, उन्हें तजर्बा भी हो जाता है और फिर आगे आकर वो सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बलियों में आकर फाल किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप ये देखें कि 4 साल में बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पीटीआई की हुकूमत ने पंजाब में लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं कराए, इस खौफ से कि मुस्लिम लीग जीत जाएगी। तो हर किस्म के खौफ से बालातर होकर आइन में ये तब्दीली की जानी चाहिए, जो कि एमक्यूएम का मुतालबा है कि लोकल बॉडीज को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, वो किसी के दस्त नजर ना हो, वो किसी के चश्मे के आबरू के मुंतजर ना हो, बल्कि अपने हकूक को आइन के तहत हासिल करे। और ये मैं समझ को एक नया रुख देगी। और जो लोकल बॉडीज है वो जमहूरियत के और तमाम इदारों की एक वो नर्सरी होती है, और अगर नर्सरी नहीं होगी तो जमहूरी इदारे कैसे पनप के ऊपर आएंगे। तो हम इससे बिल्कुल मुत्तफिक हैं और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया मुस्लिम लीग को और एमक्यूएम को तो ये जरूर लाएंगे और ये होनी चाहिए। शैला साहब आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी डेवोल्यूशन ऑफ पावर में बिलीव करती है। 18वीं तरमीम के हवाले से आप लोगों को बड़ी इस पे मेन आर्किटेक्ट थे आप लोग, लेकिन नुकता यह है कि वफाक से सूबों को तो आ गए, लेकिन सूबों से आगे मुकामी हुकूमतों को नहीं मुंतकिल हो पाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतजर रहते हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जाएं। मतलब खुद से क्यों कर सियासी जमातों में ये विल नहीं पाई जाती कि आप लोग जब खुद इलेक्ट होकर आए और आप लोग कहते हैं कि जी हमें वसाइल दीजिए आबादी की बुनियाद पर, और जो कि बात सही है, लेकिन फिर आबादी की बुनियाद पर उस तनासिब से शहरों में नहीं वो देते, फिर वहां पर आप सेंट्रलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। शैला साहब अच्छा, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि बड़े फख्र की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सिंध के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट की ड्यूरेशन थी वो पूरी हुई और उसकी ना सिर्फ ड्यूरेशन पूरी हुई बल्कि इलेक्शन भी हुआ। अब उस पर जिसको जितना भी एतराज हो, हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद भी मुर्तजा जो है वो जीत गए। तो मैं ये समझती हूँ कि देखिए जो असल मसला है वो ये है कि 2013 दिसंबर से डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना था। 18वीं तरमीम तो पास हो गई थी, लेकिन अभी भी 12 से ज्यादा बहुत अहम मिनिस्ट्रीज हैं जिनका डिवोल्यूशन नहीं हुआ। इसी तरह गुड्स के ऊपर टैक्स कलेक्शन के अलावा सर्विसेज के ऊपर ये टैक्स कलेक्शन का भी मसला एक जगह पे फंसा हुआ है। तो हम भी ये समझते हैं कि ये सारा स्मूथ पहले फेडरल से ट्रांसफर ऑफ पावर हो,
चाहे और इसके साथ साथ जो एक हमारा कैसे कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको भी हम सीधा करें, क्योंकि 80% जो है सिंध जो है वो अपने फाइनेंशियल मैटर्स में जो है वफाक की तरफ देखता है, और सिर्फ सिंध वाइज सूबा है जो 20% अपना रेवेन्यू खुद कलेक्ट करता है, बाकी वो उसको वहां से लेना पड़ता है वफाक से। तो वो उसके जो ट्रांसफर में हमें बहुत ज्यादा मसला होता है। 2 हुकूमतें एनएफसी नहीं कर सकी, कोई आवाज नहीं निकली, और इसके अलावा जो एक बजट दिया जाता है उसके हमेशा कम पैसे आते हैं। तो ये सारे इतने मामलात हैं, और पाकिस्तान का आइन एक लाइव डॉक्यूमेंट है, जहां भी जरूरत होगी बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर एनएफसी के ऊपर पहले ही अमल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो इस पे हम बात करेंगे। नहीं, वो आपका नुकता मैं से एग्री हूं कि लाइव डॉक्यूमेंट है और इस पे तरमीम हो सकती है, लेकिन आपने मैम का एनएफसी पे अमल नहीं हो रहा, लेकिन हमने ये भी सुना है कि प्रोविंशियल फाइनेंस पे भी अमल नहीं होता। आप लोगों ने कराए तो सही इलेक्शन, क्या प्रोविंशियल फाइनेंस के तहत भी पैसे दिए गए? मैं समझती हूँ कि तमाम सूबों में जो है ये बड़े ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट्स कैसे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट्स बड़ी जी है वो एलोकेशन हुई। ख्वाजा इज़हार साहब, आप समझते हैं एनएफसी की बात तो मैं इससे एग्री करता हूं, लेकिन जो प्रोविंशियल फाइनेंस है उसके तहत भी रकूम और पैसों की मुंतकली होनी चाहिए, उस पर क्या कबाहत है, क्या रुकावटें हायल होती हैं? नहीं, मैं तो एग्री नहीं करता एनएफसी की बात से, क्योंकि नेशनल फाइनेंस कमीशन एक कानूनी तौर पे बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और एक सेंट्रल बैंक के थ्रू ये परसेंटेज वाइज डिवॉल्व होता है। जो हमारे पास कलेक्शन आती है फेडरेशन में, वो जो सूबे का 4 क्राइटेरिया है, उन चारों क्राइटेरियाज पे सूबों को तकसीम होती है, 1-1 रुपया तकसीम होता है, कोई पिक एंड चूज नहीं होता। कभी केपीके को कम मिला है, कभी पंजाब को कम मिलता है, ये रेवेन्यू के ऊपर होता है। और पंजाब को तो जब से एनएफसी आया है कम ही मिल रहा है, सिंध को और बलूचिस्तान को ज्यादा मिलता है। तो ये बात तो बिल्कुल गैर मंतकी है, गैर आईनी है। एक आईनी इदारे से आप कैसे तवक्को कर सकते हैं, वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। और दूसरा एक और बात भी है कि आप रॉयल्टी भी ले लेते हैं, आप गैस की भी रॉयल्टी लेते हैं, ऑयल की भी रॉयल्टी लेते हैं, पेट्रोल की भी रॉयल्टी लेते हैं, सारी रॉयल्टी भी सूबाई हुकूमत को लेती है। तो मेरा मानना ये है कि एक सूबाई हुकूमत जिसका बजट 2008 में 260 बिलियन था, आज उसका बजट 2500 अरब रुपए है। वो चाहे फेडरेशन से आए, चाहे वो लोकल जनरेट हो। आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन इस 15 साल में नहीं बनाया, तो जो सूबा 250 अरब में चल रहा था, आज आप चीख रहे हैं वो 2500 अरब में भी नहीं चल रहा, तो इस अकल पे मातम ही कर सकता है इंसान, और क्या बात करें। क्यों शैला साहब, आप क्या कहेंगे जो ये ख्वाजा इज़हार साहब ने नुकात उठाए? मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं हर साल का बजट, और कहें तो 1 मिनट में बुक उठा के ले आऊं, उसमें बता सकती हूँ कि मेरे पास पूरे 15 बजट रखे हुए कि हर साल हमें कितने बिलियन जो है कम रिसीव हुआ। ये मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि हर साल कितने बिलियन कम रिसीव। वैसे आप जो ख्वाजा इज़हार साहब फिगर बता रहे हैं उससे एग्री करती हैं? हमने बातों के देखी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बजट होता है हमेशा उससे कम रकम मिलती है, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट किया जाता है, लेकिन रकम हमेशा उससे इंतहाई कम मिलती है। बिलियंस का जो है वो फेडरल मकरूज है सिंध का। सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में तमाम सूबों को सही हिस्सा मिला, वरना नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके 2 इजलास जरूरी हैं, ये नहीं होते। सीसीआई जिसके हर तीसरे महीने मीटिंग होनी चाहिए, वो नहीं होती है। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जो पैसा आया आज उसकी वजह से हमारे सेहत में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब पे बड़ा जबरदस्त काम हुआ, और इतना बड़ा दरियाए सिंध पे पुल बना, बहुत सारी चीजें हुई। कराची में इस वक्त रिकॉर्ड काम हो रहा है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये अलग बात है कि बहुत सारे काम होने, लेकिन जो काम हुए वो किसी और सूबे में हुए भी नहीं है। अच्छा, चलिए, तो फिर शेख फयाज साहब के लिए जो है लम्हा फिक्रिया होगा कि जो सूबे सिंध में काम हुए वो किसी और सूबे में नहीं हुए। जाहिर बात है कि इन्होंने इस हवाले से अब कारकर्दगी आवाम के सामने रखनी होगी। वक्त हमारा ख़त्म हो जाता है। हमारी अच्छी बहस हुई है, अहम इशूज़ जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, तीनों नुमाइंदा जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं से। बहुत शुक्रिया शेख फयाज साहब, शैला रज़ा साहिबा और ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, आप तीनों मौसम माना का शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। आइनी तरमीम है, मुजवज़ा पाकिस्तान में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट, फिर क्या इम्कानात हैं, सीट एडजस्टमेंट, और जो नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त आई है उस पर जो एतराज़ात हैं, उस पर आपने सियासी जमातों का अपनी सियासी मौक़िफ़ सुना। आज के लिए यही कुछ। सोशल मीडिया पर अपनी राय से नवाजी का। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम सच तक
यह है कि प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बान।